अलैक्म बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे भाई? ऑडिट प्रोसीजर्स हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। चलें जी, बात को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअल में पीपीई, ठीक है। तो पीपी के बारे में हमने देखा कि यार एडिशंस को किस तरह से ट्रेस करना है, कंप्लीटनेस के दर्शन पे क्या काम करना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, बाजों का तो ऐसा होगा कि हमें जो है ना वो आइडिया नहीं होगा, या ये प्रोसीजर्स इस सीक्वेंस के साथ रिकॉल नहीं होंगे। एग्जाम में ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना भाई, कि हमें प्रोसीजर्स ही रिकॉल नहीं हो रहा है। तो सर उस सूरत हाल में क्या करेंगे? अब प्रोसीजर्स ही रिकॉल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? उसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस। चलें जी, जबरदस्त। दूसरी तरफ भी हम आ गए, तो दैट आपके क्वेश्चंस जो है ना वो मिस ना हो कहीं। चलें जी। तो हमने क्या करना है जनाब? हम पेपर के अंदर बैठे हैं और हमें रिकॉल नहीं हो रहा है कि प्रोसीजर्स क्या थे। पीपी के क्या प्रोसीजर हमने पढ़े थे? सर बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि यार पीपी का डिस्क्लोजर मुझे बना के दो, ठीक है, तो क्या बनाओगे तुम लोग डिस्क्लोजर? क्या क्या चीजें उसके अंदर आ रही होंगी? ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा? ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट, चलो ये कॉस्ट है, और ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये क्या है? नेट बुक वैल्यू। ऐसे ही है। ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी, और इसको मैं माइनस करूंगा इसके साथ तो क्या आएगी? नेट बुक वैल्यू आएगी। मेरे पास आ रहे होंगे कुछ एडिशंस, एडिशंस की कॉस्ट आ रही होगी फॉर द ईयर, उस पे कितना डेप्रिसिएशन बुक हुआ है वो आएगा, और नेट बुक वैल्यू आएगी मेरे पास जो बैलेंस शीट पे आ रही होगी। फिर मेरे पास आएंगे डिस्पोजल्स। ऐसा ही है। डिस्पोजल्स आ रहे होंगे, डिस्पोजल्स आ रहे होंगे, मेरे पास कॉस्ट निकलेगी, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगा, और नेट बुक वैल्यू माइनस हो जाएगा। ये बच जाएगा मेरे पास कैरिंग अमाउंट। जो ओपनिंग बैलेंस है उसको मैं कहां से ट्रेस कर लूंगा? मैंने ही ऑडिट किया है तो लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर लूंगा। ऐसा ही है। पिछले साल भी अगर ओपनिंग बैलेंस का यही आ रहा है जो इस साल का क्लोजिंग है, वो मैं चेक कर लूंगा। सर जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर लूंगा, वो मैं एफएआर स्केड्यूल से मैच कर लूंगा। ये इंश्योर करने के लिए कि ये डिस्क्लोजर या एफएआर मुझे जो मिला है ये इस डिस्क्लोजर से मैच करता है। एट द एंड ऑफ द डे ये वाला जो आपका डिस्क्लोजर है जो अकाउंट्स में आ रहा है, दिस शुड बी मैच विद फिक्स एसेट रजिस्टर। दिस
शुड बी मैच्ड कह लो, रिकनसाइल कह लो विद FAR, ठीक है। फिक्स एसिड रजिस्टर से मैच होना चाहिए आपका, फिक्स एसिड रजिस्टर स्केड्यूल, ठीक है। फिक्स एसिड रजिस्टर उससे मैच होना चाहिए। सर एडिशन जो आई मैंने क्या किया उस पे, सर इनवाइस लेके वेरीफाई कर ली, डिस्पोजल हुई उसकी मैंने नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसका मैंने डिस्पोजल का क्या हुआ, डिस्पोजल की जब मैं बात करूं तो डिस्पोजल पे सबसे पहले आती है आपकी सेल्स प्रोसीड। भाई एक एसेट को डिस्पोज किया 100 मिलियन पे, उसकी नेट बुक वैल्यू थी 80 मिलियन, गेन कितना आया 20 मिलियन, गेन ऑन डिस्पोजल। मैंने ये रिकैलकुलेट कर लिया। सर रिवैल्यूएशन के ऊपर मैंने अलग से काम कर लिए, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया होगा, मैंने एक्सपर्ट की रिपोर्ट देख ली, एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी ऑब्जेक्टिविटी कैपेबिलिटी देख ली, ठीक है। जरूरत पड़ी तो अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लिया, उससे डिस्कस कर लिया, एडिक्वेसी देख ली डिस्क्लोजर की। यहां तक बात क्लियर है। बेशक अगर कोई ट्रांसफर्स है तो वो मैंने ट्रांसफर्स भी देख ली है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, हम सब साथ में हैं यहाँ पे, कोई मसला। चले जी आगे बढ़ते हैं। वैसे भी यार आप लोग को मसला वसला तो है नहीं, आप लोग इतने चीते हो गए हो, क्लास देख के आप लोग समझ जाते हो कि क्या चल रहा है, ना क्विज वगैरह अटेम्प्ट करना होता किसी ने, ठीक है। तो वो यार आप लोग चीते क्या करें, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। चलें आगे चलते हैं, इंटेंजिबल एसेट। मेरा भी क्या है भाई, आएंगे लेक्चर डिलीवर करेंगे निकल जाएंगे, ऐसा ही है। फिर रिजल्ट आएगा सारे रोना बैठ के, सर ये क्या हो गया, ये तो मसला हो गया, हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चलो, इंटेंजिबल एसेट में आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप जो स्केजुअल लोगे वही जो PP के साथ आपने किया है, वही पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करोगे। इसके अंदर भी आ जाती हैं अजर्शंस। अजर्शन कौन कौन सी आ जाती हैं भाई, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस पे क्या प्रोसीजर मैं करूंगा, सर सबसे पहले तो आप स्केड्यूल ले लोगे, ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मैच ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई कर लिया आपने लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशंस एंड रिव्यू लाइसेंसिंग या परचेज डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही देखोगे ना भाई, लाइसेंस है या कोई और डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर आपको टाइटल होगा, राइट टू यूज होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको हक दिया जा रहा होगा कि आप इसको यूज करो। इंटेंजिबल एसेट तो मेरा कोई विंडो है वो इंस्टॉल हुई है, उसको मैं किस तरह से देखता हूँ, उसको मैं इस तरह से नहीं देख सकता ना। फिर मैं क्या करूंगा, मैं लाइसेंस ले लूंगा, ठीक है। लाइसेंस ऑब्वियसली अगर कंपनी के पास लाइसेंस है इसका मतलब कंपनी उसको यूज भी करी, वो एग्जिस्ट करता है। कंप्लीटनेस, हाँ भाई, कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करूंगा मैं इंटेंजिबल एसेट की, हाँ। मैच ओपनिंग कॉस्ट accumulated amortization with लास्ट ईयर FS। जो काम मैंने ऊपर किया वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी एक जगह पे लिख दूंगा, कंप्लीटनेस पे लिख दूंगा, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। रिव्यू मिनट्स ऑफ द
प्रोक्योरमेंट कमेटी या आईटी कमेटी फॉर परचेज ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट। भाई परचेज हुआ तो किसी ना किसी ने उसको अप्रूव तो किया होगा, भाई मीटिंग में की होगी। तो मैं बोर्ड मिनट्स भी देख सकता हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट कमेटी के मिनट्स देख सकता हूँ, मैं आईटी कमेटी के मिनट्स देख सकता हूँ, और बीओडी मिनट्स, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स भी मैं देख सकता हूँ। आगे बात करते हैं सर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन तो नहीं है क्योंकि एसेट है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी में आती है। ऑब्लिगेशन में मैं क्या करूंगा बेटा, राइट्स में मैं क्या चीज देखता हूँ, सीधी सी बात है ना, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम लिस्ट ऑफ एडिशंस एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल इनवॉइस। भाई ये वो एलिमेंट आ रहा है ना, डायरेक्टली ऑब्टेन ओरिजिनल, ये सब चीजें, ये हो गया। फिर ये राइट्स हो गया आपके, वैल्यूएशन। अब आ जाओ वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पे क्या करोगे भाई जी। अच्छा इस सवाल पे भी मैं आता हूँ, बड़ा जबरदस्त सवाल है, ठीक है, बड़ा जबरदस्त सवाल है कि सर एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, वो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर कहीं भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो मैं सवाल को ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैनेजमेंट ने वो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है ना, वो टॉरेंट से डाउनलोड किया है, लाइक वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, वो कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है। और आप सबको पता है कि टॉरेंट पे चोरी का माल होता है, चोरी की चीजें होती हैं, क्रैक वर्जन होते हैं। तो अब मुझे बताओ, बस उसने ये लिख दिया कि भाई ये पायरेटेड वर्जन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, या जो एमएस ऑफिस यूज कर रहा है या जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो पायरेटेड है, सिर्फ ये लाइन लिख दी। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे जवाब पे? अब रिक्वायरमेंट आ गई, इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड व्हाट वुड बी द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। क्या लिखोगे? जो सॉफ्टवेयर लगाया वो पायरेटेड है, क्या लिखोगे भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिकल बाउंड्रीज में ऑपरेट करना चाहिए, तो चाहिए ना। अब तो कर लिया उसने। अब सर इससे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल में आ सकती है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल में आ सकती है, चोरी तो चोरी है। जबरदस्त, जबरदस्त नूर जरा, ठीक है। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल में जैसी आ गई, 240 ट्रिगर हो जाएगा आपका। 240 की इंप्लीकेशंस आप देख लोगे जाके, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। देखो डेटा चोरी के तो मामला अलग है ना इसके अंदर, कि भाई आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर किया हुआ है, अब उसके पीछे किसने क्या पैच डाला हुआ है आपको तो नहीं पता, आपका डेटा उड़ जाए, कोई डेटा ले जाए आपका, कोई डेटा स्क्रीन कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी के मसले हो सकते हैं। तो प्रॉपर लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट चोरी का सॉफ्टवेयर यूज करिए, इसका मतलब है मैनेजमेंट चोर है, और ये चोरी वो कहीं और भी कर सकती है, ठीक है। तो आपका 240 स्टैंडर्ड पूरा का पूरा खुल जाता है। तो आईकैप में अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने लाजमी 240 का तस्करा कर देना कि भाई मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल में आ जाती है इससे। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है जी? ऑब्वियसली उसका बुक्स पे तो कोई इंपैक्ट होगा नहीं ना, बुक्स में तो एसेट ही नहीं आ रहा।
जी, कर लोगे हैंडल? आई कैप में अगर सवाल आया, आई कैप बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियोस पूछता है पेपर के अंदर, और हो सकता है अगला सिनेरियो ये हो, मतलब सिर्फ एक लाइन ही काफी है इसके लिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी उसे कहानी नहीं करनी है। उसमें बोलना है कि यार ऑडिटिंग जा रही थी, वेरीफाइंग व्हाइल वेरीफाइंग द इंटेंजिबल एसेट, द टीम हैज नोटेड कि भाई वो जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज किए हैं, या अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, और इसलिए जो है ना वो इनवाइसेस अवेलेबल नहीं है, और चूंकि बुक्स पे नहीं है तो इसलिए फर्दर ऑडिटिंग ने इस पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल मिसलीड नहीं होती। भाई कैसे नहीं होती, इंटेग्रिटी का मसला आ जाता है यार। ठीक है, चले जी, फिर आ जाओ वैल्यूएशन पे। फिर आ जाओ वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पे क्या चीजें आ जाती हैं भाई? जी, भाई वैल्यूएशन क्या है? एक तरह से आप आ जाओ अमोर्टाइजेशन पे, आ जाओ सीधा सा अमोर्टाइजेशन पे आ जाओ। एडिक्वेसी, कंसिडर एडिक्वेसी ऑफ, कंसिडर एडिक्वेसी ऑफ अमोर्टाइजेशन रेट्स यूज्ड। ठीक है, कि भाई अमोर्टाइजेशन किस तरह से चल रही है उसकी आप एडिक्वेसी देख लो। परफॉर्म रिकैलकुलेशन ऑन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। फिर आप आ जाओ सर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट भी तो होती है ना इंटेंजिबल में। फिर सर ये इम्पेयरमेंट क्या है? एस्टिमेट है। इम्पेयरमेंट एस्टिमेट है। एस्टिमेट के लिए अलग से एक स्टैंडर्ड है, ISA 540, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ISA 540 ने हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही बना है पूरा कि आप एस्टिमेट ऑडिट किस तरह से करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो कुछ इंग्रेडिएंट्स दूंगा, जहां भी एस्टिमेट्स वाली चीजें आएंगी, मैनेजमेंट जजमेंट वाली चीजें आएंगी, इस तरह से कि मैनेजमेंट ने काम करना है उसका, उसमें आपका NRV टेस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि NRV में एस्टिमेशन शामिल है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, और इम्पेयरमेंट के अंदर अंदर है ही क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर फ्यूचर कैश फ्लो शामिल है। भले वो IS 38 की इम्पेयरमेंट हो, IS 36 की इम्पेयरमेंट हो, या IS 2 की NRV हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट समझाएंगे वहां से कैसे कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। अच्छा, कोई भी प्रोक्योरमेंट होती है ना, कोई भी प्रोक्योरमेंट होती है, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी कंपनी के प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो आपने वो प्रोसेस देख लिया है ना, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना आपने। तो अंडरस्टैंडिंग में आप प्रोसेस की जब अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसकी अप्रूवल तो बोर्ड देता है, या इसकी अप्रूवल प्रोक्योरमेंट कमेटी देती है, या इसकी अप्रूवल जो है वो IT कमेटी देती है। तो वो जो कमिटीज हैं उनकी मीटिंग होती है, उसके बनते हैं मिनट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, जहां पे सारी कार्रवाई नोट होती है कि भाई किसने क्या कहा, किसने, बोर्ड ने या कमेटी ने कौन सी अप्रूवल दी। तो जब आप वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया यहाँ पर कोई इंटेंजिबल की एक्विजिशन से रिलेटेड बोर्ड ने या किसी कमेटी ने कोई अप्रूवल दी भी है कि नहीं दी। अगर तो दी है, और फिर आप जाके चेक कर लोगे कि क्या वो तुम्हारे इंटेंजिबल रजिस्टर में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या वो तुम्हारे इंटेंजिबल रजिस्टर की एडिशन में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो कंप्लीटनेस का रिस्क है। फिर आप जाओगे और मैनेजमेंट से कहोगे कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करो, या मुझे बताओ कि इसकी प्रोक्योरमेंट का क्या स्टेटस है, तुमने अपने इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर में इसको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। सर FS में शो किया तो मगर असल में पे नहीं किया तो फिर कॉस्ट मैनेजमेंट के अपने पास होगी। भाई अगर देखो मैंने किसी लाइसेंस को परचेज किया ना, तो पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे। इंटेंजिबल डेबिट होगा, पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी में होगा, वो पेबल में होगा। पैसे तो देने पड़ेंगे। मसला तब आता है जब मैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर परचेज करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जो स्टैंडर्ड ने हमें गाइडलाइन दी ना, यार एस्टिमेट्स का ऑडिट आपने किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपने ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग।
ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस रिगार्डिंग रिगार्डिंग व्हाट रिगार्डिंग व्हाट impairment as per IAS 36 है, as per IAS 36 नंबर वन। नंबर टू, टेस्ट ऑपरेटिंग effectiveness of controls over recognition of impairment expense। ठीक है भाई, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है आपने अंडरस्टैंडिंग दी कि भाई हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। फिर आपने उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देख लिया कि भाई मैनेजमेंट ने जो काम बताए कि वो काम यही कर रहे हैं, वो काम इन एक्चुअल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नंबर थ्री, जब ये एस्टिमेट्स है, जब ये इम्पेयरमेंट एक एस्टिमेट है, ठीक है, जब ये इम्पेयरमेंट एक एस्टिमेट है तो एस्टिमेट में शामिल होती है बहुत सारी अजर्शन। चेक whether the assertions used by management are reasonable। सर अजम्पशन क्या हो सकती है? अजम्पशन क्या हो सकती है? वेदर द अजर्शन नहीं, अजम्पशंस। ठीक है कि सर कौन से कैश फ्लो किस साल में अराइज हो रहे हैं, कितने अराइज हो रहे हैं। सर डिस्काउंट रेट, ये सब क्या है? अजम्पशंस है। नंबर चार, अब जाहिर सी बात है कि कैश फ्लो प्रोजेक्शंस बनाने के लिए किसी ना किसी डेटा की जरूरत है। इंश्योर दैट इंश्योर दैट डेटा यूज्ड इज कंप्लीट, accurate and from reliable sources। सही है भाई, कोई मसला है इसमें? सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ली मैनेजमेंट के प्रोसेस की, मैनेजमेंट के प्रोसेस की, फिर आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर लिया, फिर आपने देख लिया कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस इसके अंदर यूज किए क्या वो रीजनेबल है भी कि नहीं है। सर मैनेजमेंट ने जो डेटा यूज किया है क्या वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है और रिलायबल सोर्सेस से है भी कि नहीं है। फिर आपने इम्पेयरमेंट की वर्किंग को रिकैलकुलेट कर लिया। recalculated impairment working as per IAS 36। ठीक है, रिव्यू reasonableness and adequacy of disclosure as per IFRS। रिव्यू को हम कर देते हैं असेस,
ठीक है जी। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ या रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ, इसको कैलकुलेशन कर दें, आपकी जिंदगी आसान कर रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल्स ओवर रिकॉग्निशन ऑफ, इसको भी कर दें कैलकुलेशन, ठीक है। चेक वेदर द assumptions used by the management are reasonable, ensure that data use is complete, accurate and from reliable sources, recalculated impairment working as per IS 36, assess reasonableness and adequacy of disclosure। भाई ये 6 प्रोसीजर है जो आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। ये 6 प्रोसीजर्स हैं जो आपने देखने हैं। सर यहां पर मैं चाहूं तो मैं रिकैलकुलेशन ऑफ एनआरवी कर सकता हूं एज पर IS 2, ठीक है। जस्ट होल्ड। माइक ऑफ है सर। अच्छा, मैं एनआरवी के इम्पेयरमेंट की बजाय एनआरवी लिख दूं और IS 36 के बजाय IS 2 लिख दूं, अब रीड करो। या सर मैं यहां पर रहने दूं इम्पेयरमेंट, मैं यहां पर रहने दूं और यहां पर इम्पेयरमेंट एक्सपेंस की बजाय कर दूं एनआरवी, यहां पे कर दूं एनआरवी एज पर IS 2, तो हो गई इसकी वर्किंग। अब मैं अगर एक और काम कर दूं, यहां पर सुनहरा काम एक और कर दूं, मैं कर दूं इम्पेयरमेंट एज पर IS 18, इम्पेयरमेंट कर दूं वापस से यहाँ पे भी इम्पेयरमेंट कर दूं और एज पर IS 18 कर दूं सर ये IS 18 क्या है? 38, IS 38 कर दूं, ठीक है। अब ठीक है, तो बात बन जाएगी। तो आई कैप अगर आपसे पूछे कि भैया इम्पेयरमेंट पे बताओ क्या प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूं, कोई एस्टिमेट है, कोई भी एस्टिमेट है, उस पे बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूं, तो क्या आप प्रोसीजर्स में रद्दोबदल करके, वर्डिंग्स में रद्दोबदल करके ये चीजें दे सकते हो। रिमेंबर, तुमने 6 चीजें कम्युनिकेट करनी है उसको। अब वो किसी भी तरह से करो, ये तुम्हारे ऊपर है। 6 चीजें कौन कौन सी कम्युनिकेट करनी है बेटा? 6 चीजें कम्युनिकेट करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट प्रोसेस, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उस पर कंट्रोल टेस्टिंग करनी है। चेक वेदर अजम्पशंस आर रीजनेबल, अजम्पशंस रीजनेबल होनी चाहिए। डेटा सोर्सेज को वेरीफाई करना है, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, कंप्लीट हो। रिकैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आपने डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी को चेक करना है। सर 6 बातें आपने कम्युनिकेट करनी है, कर लोगी ये बातें? जी भैया, ये बातें कम्युनिकेट कर लोगे? सर कौन कौन सी बातें? मैनेजमेंट प्रोसेस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स,
नंबर 3 डेटा, अटक गया। अच्छा जी। नंबर 3 अजम्पशंस, नंबर 4 डेटा, नंबर 5 रिकैलकुलेशन, नंबर 6 डिस्क्लोजर। याद कर लोगे इन पॉइंट्स को? जी भाई। ये अगर डिट्टो सवाल आ गया ना, 5 से 6 मार्क्स सिक्योर कर जाएगा तुम्हारे। आराम से 5 से 6 मार्क्स सिक्योर कर जाएगा तुम्हारे, अगर इन लाइंस पे रख के जवाब दे दिया। बात समझ में आ रही है? जी भाई। पक्का है? फिर सर एक और आपका आता है इंटेंजिबल एसेट, गुडविल। कोई आप सर बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, उसकी आपने कंसिडरेशन पे की, 150 मिलियन। ठीक है। उसकी जो फेयर वैल्यू थी, उसके एसेट्स की, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, सर वो कितनी थी? वो थी 100 मिलियन। कितना हुआ आपको? सर 50 मिलियन आपने एक्सेस पे किया है। सर ये लॉस ऑन एक्विजिशन तो नहीं होगा मेरा? एक तो होता है ना मैं डिस्पोज कर दूं, सामने वाले के पार्ट पे क्या होगा भाई, फेयर वैल्यू थी 100 की, मैंने डिस्पोज ऑफ की 150 पे, तो गेन कितना हुआ डिस्पोजल पे? 50 का। सर यहां तो मैंने परचेज किया है, तो मेरे लिए क्या होगी? गुडविल। ठीक है, मेरे लिए क्या होगी? गुडविल। सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, किस तरह से मैं राइट्स को वेरीफाई करूंगा? राइट्स को वेरीफाई करूंगा सर टाइटल डॉक्यूमेंट देख के। पॉइंटर फॉर्म में लिख रहा हूँ, टाइटल डॉक्यूमेंट देख लूंगा, एग्रीमेंट देख लूंगा, एमओयू देख लूंगा, इस तरह की चीजें हैं। सर कंप्लीटनेस, किस तरह से देखूंगा कंप्लीटनेस, जल्दी से बताओ। जी भाई। क्या करूं कंप्लीटनेस के लिए? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। भाई मिनट्स ऑफ बोर्ड या शेयर होल्डर मीटिंग, जबरदस्त। टू इंश्योर कंप्लीटनेस। ठीक है कि भाई एक्विजिशन अप्रूव हुई है। सर आ जाओ वैल्यूएशन पे। क्या करूं वैल्यूएशन पे भाई? ये वैल्यूएशन 50 मिलियन कैसे अराइव हुआ? अब बताओ। सर इसके अंदर क्या आ रहा है, फेयर वैल्यूएशन आ रहा है? हाँ, चलो रिव्यू। फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। भाई जो मैंने नेट एसेट्स लिए है, उसकी फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया है, वो फेयर वैल्यू कहीं ना कहीं आ रही होगी, तो मैं वहां पे देख लूंगा। ठीक है। और क्या है भाई, ये फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट किसकी तरफ से आई होगी? जी भाई, छेती छेती बताओ। ये रिवैल्यूएशन रिपोर्ट किसकी तरफ से आई होगी? वैल्यूअर की तरफ से आई। वैल्यूअर कौन? वैल्यूअर
जी भाई, कौन वैल्यूअर? भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की तरफ से आइए। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट कॉम्पिटेंसी, इवैल्यूएट कॉम्पिटेंसी, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। evaluate competency, integrity and objectivity of management expert. Consider need, consider need to involve auditor expert. बेटा एक बोनस प्रोसीजर मैंने तुम्हें दिया है, जहां भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आएगी, जहां भी तुम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का प्रोसीजर लिखोगे, जहां भी तुम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का प्रोसीजर लिखोगे, उसके नीचे एक लाइन जरूर ऐड कर देना, कंसिडर नीड टू इन्वॉल्व ऑडिटर एक्सपर्ट। सर कंसिडर का मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपना एक्सपर्ट इन्वॉल्व करूंगा। सर कंसिडर का मतलब यह है कि मैं कंसिडर कर लूं कि क्या इस सिनेरियो में, क्या इन सर्कमस्टांसेस में मुझे अपने एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा जी, फिर आ जाओ एक और वैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, अब मुझे बताओ, जबरदस्त, ऑल्सो इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क, लिख सकते हो भाई। जबरदस्त, ठीक है, बच्चे जाग रहे हैं। इम्पेयरमेंट की बात करो, अब क्या है ये? इम्पेयरमेंट क्या है बेटा? जल्दी से बताओ, व्हाट इज इम्पेयरमेंट? क्विकली बोलो, एस्टिमेट। इम्पेयरमेंट क्या है? एस्टिमेट। क्या क्या चीजें देखूं इसमें, क्या क्या चीजें देखूं? नंबर वन, नंबर वन क्या क्या चीजें देखूं, जल्दी से बताओ। जी भाई, मैनेजमेंट का प्रोसेस देखूंगा। जबरदस्त, और टीओसी करूंगा मैनेजमेंट के प्रोसेस पे कि भाई सही तरीके से अप्लाई किए भी कि नहीं। और नंबर थ्री, जल्दी से, अजम्पशंस। अजम्पशन क्या होनी चाहिए? जी भाई, अजम्पशंस क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। और बताओ, नंबर चार, नंबर चार, डेटा, डेटा, रिलायबल सोर्स, कंप्लीट, एक्यूरेट। नंबर पांच, नंबर पांच, रिकैलकुलेशन। नंबर छह, नंबर छह, सर डिस्क्लोजर। जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त, ठीक है भाई। जहां एस्टिमेट आएगा ये छह प्रोसीजर आप चिपका देना विद डिटेल, पूरे पूरे सेंटेंस लिखना। दो तीन जुमले लिख के मत छोड़ देना भाई, ऊपर मैंने पूरे पूरे जुमले लिखे मैं। बात समझ में आ रही है? जी भाई, चलो जबरदस्त, जबरदस्त। ब्रेक ले लें 10 मिनट का? 10 मिनट का ब्रेक ले लें? चलो भाई, 10 बजे क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? चलो।
चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं क्लास। जी भाई, रेडी हैं सारे? ओके, तो अब शुरू करते हैं इन्वेंटरी साइड। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही इन्वेंटरी रजिस्टर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस को मैच करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्लोजिंग बैलेंस को मैच करेंगे किससे? जीएल से। ठीक है। मैच ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैच क्लोजिंग बैलेंस विद क्लोजिंग बैलेंस विद जनरल लेजर। ठीक है, जीएल से मैच कर लेंगे, ड्राफ्ट फाइनेंशियल से मैच कर लेंगे, इंश्योर करने के लिए कि वो मुझे जो इन्वेंटरी का स्केड्यूल मिला है वो कंप्लीट है। बात समझ में आ रही है? आप आ जाए जी एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्टेंस पे क्या प्रोसीजर करेंगे जी? जी भाई, एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई करें हम इन्वेंटरी की? जी, इन्वेंटरी रजिस्टर से डेटा लेकर इंस्पेक्शन करेंगे। इन्वेंटरी प्रोसीजर क्या करेंगे? प्रोसीजर ड्राफ्ट करके देना था ना। प्रोसीजर क्या करेंगे? हैं? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंटरी रजिस्टर, select sample from inventory register and carry out physical inspection of inventory। ऐसा ही है, यही पढ़ा था हमने जी, यही पढ़ा था। अच्छा, ये तो इन्वेंटरी काउंट आप कर रहे हो ना, इसको आप क्या कहते हो इन अदर वर्ड्स? इन्वेंटरी काउंट, ठीक है, या फिजिकल स्टॉक टेक। आईकैप ने ना बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोज इसके अंदर क्रिएट किए हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, लाइफ से रिलेटेड। आईकैप ने एक सवाल किया, उसमें कहा कि यार फिजिकल आप काउंट जब करते हो जाके, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग उन बातों का ख्याल रखना है वाइल परफॉर्मिंग द स्टॉक काउंट। ठीक है, तो वो कौन सी बात है, वो कौन सी चीज है, वो हम देख लेते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग द स्टॉक काउंट, अब बात कर रहे थे बिफोर की। ठीक है, तो बिफोर में क्या आता है कि भाई एक वेयर हाउस है,
उसमें बहुत सारी ना इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। तो इन्वेंट्री काउंट जो है ना, इन्वेंट्री काउंट, ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है। गुम हो गया। इन्वेंट्री काउंट इज कंप्लीटली मैनेजमेंट प्रोसेस। कुछ एम्प्लॉयज हैं, वो काउंट कर रहे होंगे। क्या मुसीबत है यार। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज हैं वो इन्वेंट्री को काउंट कर रहे होंगे। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना। आपने रिव्यू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज फॉर स्टॉक काउंट। आपने इंस्ट्रक्शन देख लेनी है। ठीक है, आपने ऑब्टेन लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट ईयर एंड। नंबर 3, कंफर्म इन्वेंट्री लोकेशंस। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि यार कंपनी की इन्वेंट्री कहाँ कहाँ किस किस जगह पे पड़ी हुई है, तब तक आप अपना स्टॉक काउंट प्लान नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है भाई, इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू कर लेना है, इन्वेंट्री की लिस्ट ले लेनी है और लोकेशन ले लेनी है आपने कि भाई कहाँ कहाँ वो इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। सर ड्यूरिंग द स्टॉक काउंट किन चीजों का, किन बातों का ख्याल रखना है? सर वो बातें ये हैं, ठीक है, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जब इन्वेंट्री काउंट शुरू हो गया है तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कोई। फर्ज करो कि यार कंपनी का ये वेयर हाउस है, बराबर में एक और छोटा सा वेयर हाउस है, उसके बराबर में एक और वेयर हाउस है। आपने यहां पर काउंट कर लिया, यहां का काउंट रहता था, आप यहां का काउंट कर रहे थे। मैनेजमेंट ने क्या किया, यहां से इन्वेंट्रियां उठा के यहाँ फेंकना शुरू कर दी। तो आप गए वहां पे भी इन्वेंट्री आपने काउंट कर ली कि हाँ लिस्ट में तो इन्वेंट्री पूरी है, उसके हिसाब से पूरी है। तो आप वापस आके रूम नंबर 1 में या वेयर हाउस 1 में तो चेक नहीं करोगे ना। इस तरह से फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि भाई इन्वेंट्री की मूवमेंट को रोक देना है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, आपने देख लेना है कि भाई मैनेजमेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इन्वेंट्री काउंट की, क्या वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो भी रही है कि नहीं हो रही है। नंबर 3, आपको एक इन्वेंट्री की लिस्ट दी जाएगी। दिस इज इन्वेंट्री शीट। बहुत सारी इन्वेंट्रीज आ रही होंगी, आप क्या करोगे, यहां से आप पिक करते रहोगे आइटम रैंडम बेसिस पे, और आप बोलोगे कि यार ये दिखा दो। ये आपने क्या किया, शीट को चेक कर लिया कि भाई जो शीट में आइटम है वो आइटम फिजिकली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोज आइटम्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रिस्क है कि वो शीट के अंदर ना हो, तो आप क्या करोगे? सर आप फिर काउंट करोगे फ्लोर टू शीट वाला, कि आप फ्लोर पे से सैंपल सेलेक्ट करोगे, रैक पे से सैंपल सेलेक्ट करोगे। आप बोलोगे कि यार ये आइटम मुझे ट्रेस करा दो कि इन्वेंट्री शीट में ये वाला आइटम किधर आ रहा है। रिव्यू इंस्ट्रक्शन में कौन सी बातें आती हैं बेटा? रिव्यू इंस्ट्रक्शन में इन्वेंट्री का काउंट आ जाता है। ठीक है, कि भाई कितनी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है हमारे पास, और कब कब किस किस चीज का काउंट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, लाइक कपड़े कौन से पहन के जाने हैं। अगर आप किसी यूनिलीवर का ऑडिट कर रहे हो तो वहां पर आइसक्रीम जहां पर बन रही है, स्टोर हो रही है, तो वो पूरा फ्रीज वाला इन्वायरमेंट है, माइनस में टेम्परेचर होता है वहां पे। आप किसी फार्मा कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और वहां का आप स्टॉक काउंट कर रहे हो, जाके रिव्यू कर रहे हो, तो वहां पर आपको कहते हैं कि यार आपने कुछ खा पी के नहीं आना है, आपने फुल सैनिटाइज होकर आना है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुश्किलात हो सकती है कि आप भी उस काउंट को ऑब्जर्व नहीं कर सको। ठीक है, आपने क्या करना है फिर, आप चाहो तो रीपरफॉर्म भी कर सकते हो। जो मैनेजमेंट ने काउंट किया है कि भाई एक डब्बा है, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम है, 12 आइसक्रीम है,
तो आपने बोला यार ये डब्बे का काउंट मैं भी करूंगा, दूसरा डब्बा खोलो वो काउंट मैं खुद कर लूंगा, आपने सैंपल बेसिस पे ये भी देख लिया, ठीक है। ऑब्जर्व इन्वेंट्री कंडीशन, ऑब्जर्व इन्वेंट्री कंडीशन, क्यों इन्वेंट्री की कंडीशन को ऑब्जर्व क्यों करना है? जी भाई, एनआरवी के लिए जबरदस्त के एनआरवी में बी लोअर देन कॉस्ट, ठीक है। एनआरवी कॉस्ट से कम हो सकती है, तो वो आपने चीजें देखनी है। चेक प्रॉपर कोडिंग एंड टैगिंग, वो आपने चीजें देख लेनी है। हो सकता है सर आपके वेयर हाउस में किसी थर्ड पार्टी ने भी सामान रखवा है वो, तो आपको क्या करना है सर, उस सामान को अलग करवा लेना, या आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई ये सामान थर्ड पार्टी का है। सर कोडिंग या टैगिंग से क्या मतलब है? कोडिंग या टैगिंग से बार कोड, फर्ज करो बार कोड समझ लो कि भाई आइसक्रीम के इतने डब्बे हैं, अब डब्बा नंबर 1 निकल गया, डब्बा नंबर 2 निकल गया, डब्बा नंबर 3 निकल गया, आइसक्रीम के कोड अलग आ रहे हैं, शैम्पू के कोड अलग आ रहे हैं, फेस वॉश के कोड अलग आ रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अलग से कोडिंग होती है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, इन्वेंट्री कार्ड, कॉस्ट कार्ड, इस तरह की आपने चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये चीजें वो शामिल हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? एंड में जिस शीट पे काउंट हुआ हुआ है आपने वो स्टॉक काउंट रिपोर्ट साइन करवा लेनी है। फिर सर कुछ ऐसी चीजें जिनका ख्याल आपने बाद में रखना है, वो क्या? सर इन्वेंट्री रिपोर्ट मैच विद लेजर, इन्वेंट्री रिपोर्ट का आपने लेजर के साथ मैच करना है। एजिंग, इन्वेंट्री के एजिंग पे आपने देखना है, क्यों? क्योंकि भाई एनआरवी आ सकती है उसके अंदर, वैल्यूएशन इफेक्ट हो सकती है, क्यों कि भाई आइटम बहुत अरसे से कुछ पड़े हुए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाए। एजिंग रिपोर्ट में क्या होता है कि भाई इन्वेंट्री होती है और आगे कॉलम बने होते हैं, 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90, अबव 90, अबव 90, ठीक है। तो इससे क्या है भाई, 0 to 30 है तो टर्न ओवर डेज अगर नॉर्मल 30 है तो कोई इंपेयरमेंट नहीं है। आप यहां पर आ जाओ तो भाई 10% प्रोविजन बुक कर लो, 30% प्रोविजन बुक कर लो, 100% प्रोविजन बुक कर लो, इम्पेयर हो गई है। लाइक एनआरवी जीरो पर आ चुकी है, ये एनआरवी बहुत ही कम लेवल पर आ चुकी है। तो कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो क्या कंपनी क्या बनाती है भाई, एजिंग रजिस्टर बनाती है, एजिंग रिपोर्ट बनाती है, जिससे यह अंदाजा हो जाता है कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आइटम्स कौन कौन से पड़े हुए हैं। कि ये वाली बात क्लियर हो रही है, एजिंग वाली? जी, एजिंग वाली बात क्लियर हो रही है, जबरदस्त, ठीक है। चले आगे चलते हैं। फिर आपने परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग करनी है, ठीक है। क्या आप ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर, आपने ये इंश्योर कर लेना है कि 31 दिसंबर से पहले की जितनी सेल्स हो रही हैं वो इधर नहीं आनी चाहिए, और जो सेल्स बाद में हुई हैं वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब ये हम सेल्स के प्रोसीजर देखेंगे तो ये और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर आ जाइए आगे चल के, और अगर कोई और प्रोसीजर है तो आप वो भी परफॉर्म कर लेंगे, या अगर कोई एडजस्टमेंट है तो आप वो एडजस्टमेंट डलवा देंगे। देन कंप्लीटनेस, हाउ विल यू इंश्योर द कंप्लीटनेस? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम वेयर हाउस एंड ट्रेस them to inventory register,
इन्वेंट्री रजिस्टर में जाके आप ट्रेस कर लेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स, भैया राइट्स पे आप किस तरह से काम करेंगे? हाँ जी, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर, select sample from inventory register and inspect original supply invoices। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इन्वेंट्री से क्या ताल्लुक है बेटा? जब हम सेल्स के प्रोसीजर देखेंगे ना, तब और चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? फिर आ जाओ बात इम्पेयरमेंट की। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में एनआरवी। सर क्या क्या प्रोसीजर करूंगा? सर आईएसए 540 वाले प्रोसीजर उठा के लिख दूंगा इधर। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरवी, ठीक है? टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द प्रोसेस, और assumption used in determining estimated selling price less cost to sale is accurate and reasonable। सर एक और चीज भी मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूं, प्लस एक और एडिशनल चीज मैं लिख देता हूं उसके अंदर, प्लस कंसिडर इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम फिजिकल स्टॉक काउंट टू assess assess that NRV might be lower than cost। क्या एनआरवी कॉस्ट से कम भी आ सकती है, वो आपने चीजें देख लेनी है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? फिर डेटा की कंप्लीटनेस, एडिक्वेसी, रिलायबल सोर्सेस है कि नहीं है, डिस्क्लोजर्स के बारे में आप प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे। चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे? जी भाई, बात क्लियर हो रही है? इन्वेंट्री रजिस्टर की पिक्चर और जो चीजें इस तरह की टेम्पलेट्स वगैरह हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। उसमें फील्ड्स वगैरह जो आ रही हैं, आप वो उस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज क्लियर है? कोई सवाल है किसी का? जी, एनी क्वेश्चन? फिक्स एसेट रजिस्टर की भी शेयर कर दूंगा। जी, डेली क्विज के पार्ट बी में, अच्छा अभी देख लेते हैं क्या था भाई। State the matters which you would include while documenting risk identification and assessment procedure। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है कि आप जब आप डॉक्यूमेंट करोगे ना रिस्क को, तो आप क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे, क्या क्या चीजें मुझे डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, जवाब आपको मिल जाएगा। जवाब आपको नहीं भी मिले तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट यू विल ट्राई। ठीक है,
मैं जब इसका आंसर शेयर करूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियलिटी के बेसिस पे नहीं बनते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ओवरऑल बनते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मटेरियलिटी के बेसिस पे होता है। ठीक है। सर वो मटेरियलिटी वाला जो आपने लेक्चर अपलोड किया था ना, उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी कि जब हम उस मटेरियलिटी डिसाइड कर रहे होंगे तो यूजर को कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो उसमें इस तरह की बात लिखी हुई थी कि यूजर्स को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, प्रेजेंट और ऑडिट लेवल ऑफ मटेरियलिटी के बेसिस पर होते हैं। तो इसलिए मैंने मटेरियलिटी की बेसिस पे होता है। सिर्फ ऑडिट होता है ना, प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन तो फिर ओवरऑल होगी ना, जैसे अभी आपने कहा। प्रेजेंटेशन ओवरऑल होगी, बिल्कुल ऐसे। और एक सवाल और करना था सर, वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो था, जो लिस्टेड कंपनी को करवाना होता है, वो सेम फर्म से होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल सेम फर्म का ही होगा ना, इंटरनली होगा बेटा, इंटरनली ठीक है। होगा। तो जैसे प्राइवेट ऑफिस का कोई क्लाइंट है, तो EQR जो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर है वो दूसरे ऑफिस से होगा, ताकि एक इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाए, चाइना कॉल क्रिएट हो जाए कि वो ऑडिट टीम से बिल्कुल भी इंगेज नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली चीजों को असेस कर रहा है। डन है। चले जी, क्लास का टाइम हो चुका है, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। शायद सैटरडे को क्लास ना रख पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इन लिeu ऑफ दैट क्लास एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों का जो एक रिदम है वो चीज़ें चलती रहे। ठीक है। फिर संडे को होपफुली हम मिलेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है सर। सर ये जो प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट वाला जितना भी पार्ट था वो सब कंप्लीट हो गया ना? मतलब मैं चैप्टर 3 रीड कर लूँ? हाँ हाँ, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है सिवाय इंटरनल कंट्रोल्स के। सही। ठीक है, तो आप रीड करते रहें चीज़ों को, क्वेश्चन भी आप खुद से चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, पास्ट पेपर्स वगैरह। तो उससे क्या होगा कि रिस्क के क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर्स के क्वेश्चन में जितनी प्रैक्टिस करूं कम है। तो फोकस यही होना चाहिए कि इतनी प्रैक्टिस करूं कि मेरा दिमाग खुले, इसलिए डेली क्विज दिए जाते हैं आपको। ठीक है। चले जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।